पहली बात की जो जातिगत जनगणना नहीं सर्वे हुआ, उसमें जो जानकारी निकल कर आई तो वो ये बात को दिखाती है कि पिछले 30-35 सालों में जाति के नाम पर राजनीति होने के बावजूद समाज के जो वर्ग जातिगत आधार पर पीछे छूट गए, आर्थिक नजरिए से पीछे छूट गए, उनकी स्थिति में, उनकी भागीदारी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो पिछले 30-35 वर्षों से जो लोग शासन व्यवस्था में हैं उनको उसकी जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए और उस पर उनको जवाब भी देना चाहिए कि भाई 30-35 साल से सत्ता आपके पास है, संसाधन आपके पास है, कुर्सी पर आप बैठे हैं, तो अगर इन वर्गों को भागीदारी नहीं मिली, संसाधन नहीं मिला, इनकी तरक्की नहीं हुई, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप मतलब लालू जी और नीतीश कुमार दोषी हैं, क्योंकि पिछले 32 साल से तो यही सत्ता में बैठे हुए हैं। उनको ये बताना चाहिए कि भाई सत्ता में इन वर्गों की भागीदारी क्यों नहीं बढ़ी, क्यों उनको लाभ नहीं मिला, क्यों उनकी एजुकेशनल स्थिति नहीं सुधरी, क्यों उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। आज बिहार सरकार में जो मंत्रिमंडल है उनको बताना चाहिए कि इसमें गरीब, पिछड़े, वंचित मुसलमान समाज के कितने लोग मंत्री हैं और उन मंत्रियों के पास कौन सा विभाग है। सच्चाई ये है कि बिहार का जो अभी बजट है इस साल का 2,46,000 करोड़ का, उसमें 60% जो राशि है उसके विभागों के मंत्री सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो अगर आप कह रहे हैं कि समाज के किन्हीं वर्गों को भागीदारी नहीं मिली, तो आप ही ने भागीदारी नहीं दिया है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को कौन रोक रहा है कि गृह मंत्री आप किसी मुसलमान को बना दीजिए, दलित को बना दीजिए, अति पिछड़े को बना दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, ये सब मंत्रालय दीजिए इन समाज के लोगों को, कोई रोक तो रहा नहीं है। लेकिन इनको देना तो है नहीं, जबरदस्ती का एक कहानी कहना है। दूसरी बात जो आपने कही, घोषणा हुई है कुछ पैसे ट्रांसफर करने की, पैसा ट्रांसफर करना चाहिए, अगर सरकार के पास साधन है तो करना चाहिए। लेकिन बिहार में 3 करोड़, 3.25 करोड़ परिवार रहते हैं और आर्थिक सामाजिक नजरिए से बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर 80% लोग, 100 में 80 आदमी आज भी दिन का 100 रुपया नहीं कमाता है। ये आंकड़ा याद रखिए। बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 34-35 हजार रुपया, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपया। तो अगर आप कह रहे हैं कि उसमें से जो सबसे गरीब है उसको हम मदद कर रहे हैं, तो कीजिए मदद, उससे कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। सरकार के पास अगर साधन है और ईमानदारी से अगर उन लोगों की कुछ मदद होती है तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरह के रेवड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप समाज को पढ़ाएंगे नहीं, शिक्षित नहीं बनाएंगे, उसको रोजगार नहीं देंगे, तो ये राजा प्रजा वाली जो व्यवस्था है कि हम आपको, जब आप मजबूत गरीबी में पड़िएगा, जब परेशानी में पड़िएगा तो आइएगा तो हम आपको कुछ मदद कर देंगे। तो राजद वगैरह के नेताओं का, दलों का यही मॉडल है। अस्पताल सुधारना नहीं है, अस्पताल का औचक निरीक्षण करना है। अरे भाई, अस्पताल सुधारोगे, उसके लिए कोई व्यवस्था बनाओगे, तब तो औचक, तब तो निरीक्षण होना चाहिए। लेकिन इनको तो न्यूज बनाना है, राजनीति करनी है। 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति देने से, प्रति परिवार अगर ये दे पाए तो बहुत अच्छी बात है। न इनको देना है, न कुछ करना है। ये चुनाव अभी सामने है तो अपना एक लॉलीपॉप बांटने का तरीका है। अभी तक कह रहे थे कि आरक्षण देके सुधार देंगे, अब 2 लाख रुपया देके सुधार देंगे। कुछ नहीं करेंगे। अगर 2 लाख रुपये को 3 किस्त में देने की बात है तो 65,000 रुपया हुआ, महीने का 5,000 रुपया हुआ। 5,000 रुपया मिलने से किस परिवार का गरीबी दूर हो जाएगी, जरा बताइए तो हमको। आज से 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक योजना जारी की थी जिसमें कहा था कि हर परिवार को 6,000 रुपये महीने का मिलेगा। कोई वोट मिला उससे? एक भी वोट मिला कांग्रेस को उससे? जनता इतना बेवकूफ है। 2 लाख रुपया अगर आप प्रति परिवार देते हैं तो प्रति परिवार वो 5,000 रुपये महीना हुआ अगर आप 3 किस्त में देंगे तो। और परिवार का साइज है 5-6 लोगों का, तो हर व्यक्ति पर कितना हुआ? हर व्यक्ति पर 1,000 रुपया हुआ। वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं 400 रुपया है और आप प्रति परिवार 1,000 रुपया देने लगे, तो झूठ मूठ का लॉलीपॉप पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है। सर, पंचायत में सर जो मतलब आपकी तरफ से जो यूथ क्लब जो बनाया जा रहा है सर, उससे क्या मतलब फायदा है सर, क्या उसका मतलब? देखिए, यूथ क्लब बनाने के 2 उद्देश्य हैं। पहला, जब मैं यहाँ आया ये अभियान को लेकर, जन स्वराज की परिकल्पना को लेकर, तो हमने एक
अध्ययन कराया कि बिहार में कौन से लोग हैं जो सांसद और विधायक बनते रहे। मैंने ये पाया कि पिछले 30 साल में बिहार में जो व्यक्ति भी सांसद विधायक बना है, अगर सारे दलों के सांसदों विधायकों का नाम एक जगह लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले 30 वर्ष में बिहार में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही विधायक और सांसद बने। दल कोई जीते, व्यवस्था कोई बने, नेता और परिवार वही रहता है। मैं आपको उदाहरण एक दूंगा, आपको समझ में आएगा। कई बार आपको लगता है कि लालू जी के पार्टी में परिवार है, ये कांग्रेस में परिवारवाद है। आप भाजपा को बिहार में देख लीजिए। भाजपा के आज अध्यक्ष है सम्राट चौधरी। ये कौन है? इनके बाबूजी है शकुनी चौधरी। जब बिहार में कांग्रेस का शासन था आज से 35 साल पहले, तो शकुनी चौधरी उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का शासन आया तो शकुनी चौधरी जी उसमें भी विधायक और मंत्री बने। जब नीतीश का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री बने। जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी वो विधायक और मंत्री बने। और आज अगर भाजपा की ताकत थोड़ी दिख रही है तो भाजपा को भी कोई दूसरा सामान्य वर्ग का कोई कुशवाहा परिवार का बच्चा नहीं मिला, उनको भी शकुनी चौधरी का बेटा ही मिला है। ये सिर्फ राज्य के स्तर की बात नहीं है। अगर इसको आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हर प्रखंड में, हर विधानसभा लोकसभा में 4-5 परिवारों का कब्जा है। वही लोग घूम फिर के, दल बदल के, झंडा बदल के वही लोग जीतते हारते हैं। इसको तोड़ने के लिए मैं जो ये क्लब बनवा रहा हूं कि बिहार में हर पंचायत में 8 से 10 ऐसे बच्चों को चुना जाए जिनमें राजनीतिक समझ, जज्बा है, जो राजनीति करना चाहते हैं, सामाजिक राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं। वो पैसे वालों के लड़के नहीं हैं, उनके बाबूजी मंत्री विधायक नहीं है, लेकिन उनको सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। और ऐसे बच्चों को चुनकर लाया जाए, उनको संगठित किया जाए, उनको आगे राजनीतिक सामाजिक पथ पर बढ़ाने में जन सुराज के माध्यम से उनकी मदद की जाए, उनको सलाह दिया जाए, संसाधन दिया जाए। इसीलिए ये क्लब बनाए जा रहे हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं हर पंचायत में 4-5-7 क्लब ऐसे खुले हैं। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। फिर इसको साल 2 साल में धीरे धीरे इन्हीं बच्चों में आपस में उनके काम के आधार पर कुछ बच्चों का चुनाव होगा। अगर पूरे बिहार में हमारा संकल्प है कि जन सुराज 1 लाख बच्चों को राजनीतिक सामाजिक प्रशिक्षण क्लबों के जरिए से देगा। इन 1 लाख बच्चों में से अगर 5000 बच्चे भी अच्छे निकल गए, वही लोग कल मुखिया बनेंगे, समिति बनेंगे, प्रमुख बनेंगे, उसी से निचले स्तर पर सुधार होगा। नहीं तो अभी जो इसका बाबूजी विधायक है उसी का लड़का विधायक बनेगा। जो सामान्य परिवार का लड़का है, गरीब है, समझ है उसको ज्यादा, लेकिन उसके पास साधन है नहीं, कोई बताने वाला है नहीं। इसीलिए ये क्लब की व्यवस्था बनाई जा रही है। मोहन यादव का आगमन हो रहा है सीएम बनने के बाद, पहली बार। किसका? ये सीएम बने हैं मध्य प्रदेश जी, उनका पहली बार आगमन हो रहा है सीएम बनने के बाद। भाजपा को क्या फायदा होगा इससे? अभी से हमको क्या लेना? मोहन ज्यादा वोट पर से लगा पाएंगे क्या? भाई इतना ज्यादा दिमाग हम नहीं लगाते हैं कि कौन आएगा तो क्या हो जाएगा। लालू यादव जाएंगे यूपी में तो वहां का जो यादव है वो इनके बात सुन के वोट दे देगा। मान लीजिए कि मुलायम सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव जी हैं, मुलायम सिंह जी माफ कीजिएगा तो दुनिया में नहीं रहे, अखिलेश यादव यूपी में लीडर हैं। वो अगर बिहार में आकर राजनीति करेंगे तो क्या उनके कहने से पूरा समाज वोट दे देगा? ये तो हर दल में हर जाति के लोग हैं। दल का ये आउटरीच का प्रोग्राम है, समाज से संपर्क का प्रोग्राम है, चलता रहता है। अभी सर जो वर्तमान समय में लग रहा है कि जो जाति धर्म विशेष के जो चुनाव मुद्दे बनाए जाते हैं, और जो दौर चल रहा है, जो आपका यात्रा 16 महीने चल रहा है, कितना सफलता मिल पाएगा, क्या लग रहा है? ये कितना सफलता मिलेगा, हमारे पास कोई ऐसा भविष्य को देखने की क्षमता तो है नहीं, लेकिन आपकी समझ पर एक छोटी टिप्पणी कर दूं। ये जितने आप लोग पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको ये जरूरत से ज्यादा समझ आती है बात कि बिहार में सब चीज जाति पर ही होता है। 2-3 बात आप समझिए। आप बिहार में पत्रकारिता करते हैं, राजनीति कवर करते हैं, देश के हर हिस्से में तो गए नहीं है। जाति सिर्फ बिहार में नहीं है, जाति हर राज्य में है, और जातियों का प्रभाव राजनीति पर जितना बिहार में है उतना यूपी में भी है, कर्नाटक में भी है, गुजरात में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है,
अगर आप ये नहीं जानते हैं तो ये जानकारी को ले लीजिए। दूसरी बात, बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट कर रहा है, इस धारणा से बाहर निकल जाइए। अगर हमारी बात पर नहीं भरोसा आपको करना है, जो तथ्य सामने उसको देखिए। बिहार में भाजपा की जो वोट मिलता है, ज्यादातर लोग कहते हैं भैया भाजपा को नहीं मिलता है, भाजपा का सांसद तो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता है, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। ये तो आप मानेंगे कि मोदी जी के नाम पर बिहार में वोट पड़ा है भाजपा को। तो मोदी जी की जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? मोदी जी को वोट देने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो मोदी जी के जाति के हैं? ये जबरदस्ती आपको सामने दिख रहा है, लेकिन आप उसको मानना नहीं चाहते। अब उसको आप यार तो धर्म पर दे दिया, भाजपा के संगठन पर दे दिया, चलिए उसको छोड़ दीजिए। बिहार में 18% मुसलमान है। मुसलमान लालटेन को वोट देते हैं, राजद को वोट देते हैं, वो तो जाति पर वोट नहीं दे रहे हैं, वो तो सिर्फ भाजपा के डर से राजद को वोट दे रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह दिए कि सब आदमी वोट दे रहा है जाति पर ही? मतलब मुसलमान बिहार में नहीं रहता है। 20% वोट वो तो जाति पर नहीं पड़ रहा है, वो भाजपा के डर से पड़ रहा है। बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है जो भाजपा को सिर्फ इसलिए वोट देता है कि वो लालू जी को वोट नहीं दे सकता, उसको जाति से मतलब नहीं है, उसको इससे मतलब है कि हमको लालू को वोट नहीं देना है। तो इतनी आसानी से एक लाइन में चीजों को जब आप लोग सब बताते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, अरे बिहार में तो सब जातीय पर होता है। मेरे भाई, इतना आसान होता तो जातियों का जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है समाज में, वो तो घटता बढ़ता है नहीं। अगर 14% यादव है तो 14% यादव रहेगा। 20 साल पहले भी था, आज भी 18% अगर मुसलमान आज से 20 साल पहले था तो 0.5% बढ़ा घटा होगा, उतना ही है। तो फिर जो जाति के समीकरण से लोग चुनाव जीतते हैं, उनका सीट घटता बढ़ता कैसे है? अगर हर जाति वाला फिक्स ही है तो इस संख्या घटती बढ़ती कैसे है? जाति समाज की सामाजिक राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और समाज में एक बड़ा वर्ग जाति के आधार पर वोट करता है। लेकिन एक बड़ा वर्ग वोट करता है जाति पर और सब वोट करता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समाज में एक बड़ा वर्ग जाति के आधार पर वोट करता है। आपको समाज के विभिन्न पहलुओं को समझना है। बहुत वर्ग है जो धर्म के नाम पर वोट करता है, एक बड़ा वर्ग है जो लालू के डर से भाजपा को वोट करता है, एक बड़ा वर्ग है जो भाजपा के डर से वोट करता है। बहुत लोग पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए भी वोट करते हैं। जो वोटिंग का रिजल्ट है चुनाव का, वो सारे बातों का सम्मिश्रण है। सिर्फ ये कह देना कि जाति के आधार पर वोट पड़ा है, तब तो भाई भाजपा को यहाँ 0 सीट हो जाना चाहिए। ये तो हुआ नहीं आज तक। बिहार में जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है वर्तमान, उसके लिए भाजपा कितनी जिम्मेदार है? भाजपा बहुत ज्यादा जिम्मेवार है, इसलिए कि करीब 13-14 साल तक उन्होंने सत्ता बिहार में चलाया है, और उससे भी बढ़कर पिछले 10 वर्ष से भाजपा देश में शासन में है। और 10 साल के भाजपा के देश के शासन में बिहार को कोई भी लाभ नहीं मिला, न केंद्र के नजरिए से, न जब उनकी सरकार यहाँ राज्य में थी उसके नजरिए से। और ये तब हुआ है जबकि बिहार से भाजपा को एक तरीके से आंख बंद करके लोगों ने वोट दिया है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, जितना वोट भाजपा को गुजरात में पड़ा है, करीब उतना ही 100% वोट बिहार के लोगों ने भी 40 में 39 MP जिताया है। यहाँ से यूपी से ज्यादा वोट परसेंटेज हमने दिया है, हम लोगों ने दिया है। लेकिन आप गुजरात की तरक्की देख लीजिए, भाजपा की चिंता देख लीजिए, गुजरात के तरक्की को लेकर मोदी जी कितना समय गुजरात में देते हैं ये देख लीजिए, और मोदी जी ने बिहार के लिए क्या किया ये देख लीजिए। तो जब आप जो बात मैंने शुरू में बताई कि गुजरात का आदमी मोदी जी को वोट कर रहा है, भाजपा को वोट कर रहा है, लेकिन वो वोट इसलिए कर रहा है कि वो गुजरात में तरक्की देख रहा है, तरक्की पा रहा है, तरक्की की डिमांड कर रहा है। बिहार के लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं, मुफ्त में वोट कर रहे हैं, हम लोग को मिल कुछ नहीं रहा है, लेकिन हम लोग वोट किए जा रहे हैं धारा में बहकर। भाई यूपी का लोग वोट कर रहा है, मध्य प्रदेश का आदमी वोट कर रहा है, वहां कुछ काम भी तो हो रहा है, यहाँ पर काम कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग वोट मुफ्त में दे रहे हैं, और मुफ्त में वोट दीजिएगा। 100 रुपए का चीज अगर 1 रुपए में बेचिएगा तो चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, नुकसान तो होगा ही होगा। तो बिहार की जो जनता है वो वोट मुफ्त में दे रही है, इसीलिए ये नुकसान हो रहा है, और इसलिए भाजपा बड़ी जिम्मेवार है। दूसरी भाजपा की जिम्मेवारी ये है कि जिस तरह से
कांग्रेस ने बिहार को लालू जी के हाथ में सौंपकर 15 साल तक हम लोग को अपने हवाले करके जीने मरने के लिए छोड़ दिया, एमपी के लालच में। 10, 20, 15 एमपी सांसद हम लोग का जीत के जाता रहे, लालू जी चलाए, बर्बाद कर दें, बिहार कहीं चला जाए, रसातल में चला जाए, कांग्रेस को उसकी चिंता नहीं थी। वही काम भाजपा ने किया नीतीश कुमार के साथ कि नीतीश जी यहाँ सत्ता में बने रहे, बिहार चले न चले, भट जाए, हम लोग का 35 सांसद जीत कर जाता रहे, बिहार का जो होना है वो होता रहे। और इसका प्रमाण ये है कि जो भाजपा दूसरे राज्यों में दूसरे पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाती है, बिहार में 2020 में वो सबसे बड़ी पार्टी जनता ने उसको बनाया था। उनके 75 विधायक बने थे, नीतीश जी के 42 विधायक थे। भाजपा को किसने रोका था यहाँ मुख्यमंत्री बनाकर जिम्मेवारी लेकर सुधारने के लिए? क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना के रखो, समीकरण गड़बड़ाना नहीं चाहिए, सांसद हमारा जीत कर जाता रहे, बिहार के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं तो करे, उससे उनको क्या फर्क है? ये बात तो बिहारियों को समझने की जरूरत है। भाजपा को क्या है भाई, भाजपा को 30-35 को सांसद यहाँ से चला गया, उनकी दिल्ली में जय जयकार हो रही है, बिहार का आदमी मरता है, मरे। जब गुजरात में जाकर आपको गाली पड़ती है तो भाजपा का आदमी आता है बचाने। जब तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा जाता है, कोई आता है बचाने। जब कश्मीर में हम लोग के मजदूर मारे जाते हैं तो भाजपा आती है बचाने। आपने 30, 35, 40 सांसद जिताकर भेज दिया, आप भोगिए। चर्चा है जो बिहार में 22 जनवरी के बाद कुछ नया होने वाला है। भैया, जब तक बिहार में नीतीश कुमार हैं तब तक चर्चा, अफवाह और कुछ नया होने की संभावना ये हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि उस आदमी को खुद ही नहीं मालूम है कि उसको करना क्या है। तो जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक इस तरह की चर्चा और अटकलें चलती रहेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है बिहार के नजरिए से कि लग ऐसा रहा है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार के इस तरह के पलटू मार राजनीति का करीब करीब अंतिम समय आ गया है। उनके राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। 2, 4, 5, 100 महीना जितना दिन खींच के चल ले, लोकसभा के बाद उनका और उनके दल का औपचारिक तौर पर विघटन शुरू हो जाएगा और अगले चुनाव, विधानसभा चुनाव आते आते जदयू का कोई अस्तित्व आज के स्वरूप में नहीं बचेगा। एकदम आप दावे के साथ कह रहा हूं, इसको कोट कर लीजिए। संघ संगठन के लिए भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ संगठन बना रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वही अपने काम के लिए संघ संगठन का भी काम कर रहे हैं, स्टीयरिंग कमेटी यहाँ जी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, प्रखंड लेवल में ये कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, आपको मैंने बताया कि पदयात्रा का उद्देश्य ही है कि 55% लोग बिहार में ऐसा मानते हैं कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। अब उन 55% लोगों में से जो लोग भी अब इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, एक तो ये कहना कि बिहार में होना चाहिए, और दूसरी बात कि भैया अगर होना चाहिए तो हम भी इसमें कंधा लगाएंगे, हम भी इसमें योगदान देंगे। तो जो लोग पदयात्रा के दौरान हजारों की संख्या में इससे जुड़ रहे हैं, उनमें से जो काबिल लोग हैं, सही लोग हैं समाज की नजर से, उनको जोड़कर संगठनात्मक स्वरूप इसका बनाया जा रहा है। एक जिले में जहां पदयात्रा खत्म होती है वहां करीब करीब 55 से 60 हजार लोगों का संगठन बना के ही मैं यहां से निकलूंगा। जो बिहार में जो भी दल अभी है, किसी के पास किसी का दम नहीं है कि एक जिले में 50, 55, 60 हजार लोगों का अपना संगठन बना के जाए। ये पदयात्रा के दौरान हम करके निकलते हैं। बेगूसराय से निकलेंगे तो आपको यहाँ पर 60 हजार लोगों का संगठन 4 स्तरीय जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत के स्तर पर पदाधिकारी, इसके कार्यालय, वो आपको अगले 2 महीने में सब दिखेंगे। एक और है सवाल, ये कुछ ये विपक्षी लोग आपको ये बीजेपी के बी टीम के रूप में देख रही है, इसमें? नहीं, देखिए ऐसा है, बिहार में दोनों दलों को, एनडीए और महागठबंधन दोनों को मुफ्त में वोट लेने की आदत लग गई है, लत लग गई है पिछले 25-30 साल से। भाजपा को मालूम है विधायकों कि हम काम नहीं करेंगे, लोग गरिया रहा है, सब मालूम है, लेकिन उसको मालूम है सामने लालू से लड़ाई होगा तो हमको डर के मारे दे ही देगा। उसी तरीके से राजद को मालूम है कि मुसलमान बिल्कुल त्रस्त है, उसका हमने कोई काम नहीं किया है, लेकिन जानता है कि भाजपा से जो वोट होगा, भाजपा सामने देखेगी, डर के मारे हमको वोट दे ही देगा। तो जिसको मुफ्तखोरी की आदत लग गई है
उसको तो ये डर रहेगा कि भैया कहीं कोई तीसरा आदमी आ गया तो हमारी मुफ्तखोरी बंद हो जाएगी। तो नीतीश से महागठबंधन के लोगों से बात कीजिएगा तो कहेगा कि भाजपा का बी टीम है, भाजपा वाले से कहीं पूछेगा तो कहेगा कि नीतीश कुमार का बी टीम है। दोनों में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कांग्रेस का बी टीम है। कुछ दिन पहले हमने विचारधारा पर एक टिप्पणी की तो लोगों ने कहा ये कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। भैया हम बिहार की जनता के बी टीम हैं और जो काम हमने 10 बरस किया है, यहाँ पर जो लोग राजनीति करते हैं उनसे थोड़ी बहुत, उनसे कम हो सकती है, लेकिन उनसे ऐसा नहीं कि हमको यहाँ राजनीति की समझ नहीं है। जो लोग यहाँ राजनीति करने का दावा कर रहे हैं, जब उनकी गाड़ी अपनी फंस जाती है तो वो हमसे सलाह लोग लेते रहे। ऐसा नहीं है कि हमको बिहार की राजनीति का, समाज का समझ नहीं है और हम आपको लिख कर दे रहे हैं। इनकी बहुत दुर्दशा इन लोगों की होने वाली है 2 बरस में। आप खाली देखते जाइए, जनता बैठ के देख रही है, आतुर है। पिछले 20 बरस से उस पसोपेश में बैठी है कि भैया कोई रास्ता निकले तो यहां से भागे, कोई नहीं बचने वाला है। एक सवाल है, जैसे कोई भी जैसे नया दल आता है, जैसे जदयू आई थी 2001, तो फर्स्ट जो प्रथम कार्यकाल रहा उसका बहुत ही अच्छा रहा और उसके बाद जो है सो केवल सत्ता चलाने के प्रयास। तो हर एक दल में जो नए नए उभर रहे हैं उसको देखा जा रहा है कि कुछ दिन तो वो सही सिस्टम से सही ढंग से चल रहे हैं, बाकी वो भी सत्ता के सिस्टम में आ जाते हैं। नहीं, देखिए 2 बातें हैं। एक तो लोकतंत्र का नियम है, समाज प्रकृति का नियम है, परिवर्तन जरूरी है, उसी पर लोकतंत्र की बुनियाद है। एक जो भारी दिक्कत है कि बिहार जैसे राज्य में हम लोगों ने उस बुनियाद को ही हिला दिया है। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, उसको याद रखिए। दक्षिण के जो राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो आज के नजरिए से आगे के राज्य हैं, इन राज्यों में कोई भी नेता आज तक लगातार 10 बरस से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। वो देश के सबसे अगड़े राज्य हैं। जो देश के सबसे पिछड़े राज्य हैं वहां पर मुख्यमंत्री नेता 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लोग बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि जनता ने परिवर्तन किया नहीं। 5 वर्ष का नियम क्यों बनाया गया है? आप जिस दल, जिस विचारधारा, जिस नेता पर भी आपका भरोसा है, नया हो पुराना हो, आप उसको मौका दीजिए, अवसर दीजिए, वोट दीजिए, जिताइए, मदद कीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट, वो मदद 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। 5 वर्ष में अगर उन्होंने काम किया तो उनके साथ खड़े रहिए, काम नहीं किया तो जिस ताकत से आपने मदद की है उसी ताकत से आप उसका विरोध भी कीजिए। बिहार में समस्या यह है कि जिन लोगों ने लालू जी को पकड़ लिया 1990 में, अब उन्हीं का गमछा पकड़ के अभी तक चले जा रहे हैं। चाहे उनके बच्चे बेरोजगार हो गए, 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गई, वो लालू जी को छोड़ेगा नहीं, चाहे जात के नाम पर न छोड़े, चाहे किसी नाम पर न छोड़े। आज 2011-12 में लोग 11 से पहले आधे से ज्यादा बिहार का जनता तो मोदी जी का नाम नहीं जानता था। हम आपको बता देते हैं 11 में बिहार में गांव-गांव में आधे से ज्यादा लोग नहीं जानता था कौन है नरेंद्र मोदी। आज गांव-गांव ऐसा पकड़ लिया, लग रहा है कि मोदी आएंगे तो हमारा सब कल्याण हो जाएगा। नीतीश जी ने आपने कहा पहला टर्म अच्छा किया, दूसरा भी कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब उसके बाद अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हराना चाहिए। जब तक आप रोटी को पलटोगे नहीं तो रोटी पकेगी नहीं, वो जल जाएगी। वही स्थिति बिहार में है और लोग पलट इसलिए नहीं पा रहे हैं कि कोई राजनीतिक विकल्प उनको दिख नहीं रहा है। राजनीतिक विकल्प दिखेगा। आपको एक और आंकड़ा दिए, भ्रम मत पालिए आप लोग कि बिहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस बार जो मुखिया का चुनाव हुआ है उसमें 80% मुखिया, 80% सिटिंग मुखिया चुनाव हारा है और 90% वार्ड सदस्य चुनाव हारा है। इतना मत समझिए कि जनता पागल है। अगर जाति से ही हो जाता, सब दारू और खरीदने से ही हो जाता, तो 90% वार्ड सदस्य कैसे चुनाव हारे? 80% मुखिया जी लोग कैसे चुनाव हार गए? अब विधायक सांसद में इसलिए नहीं हो रहा है कि जनता को विकल्प दिख नहीं रहा। जैसे विकल्प दिखेगा वहां पर भी 80% सिटिंग विधायक और सांसद चुनाव हारेंगे। आप लिख के रखिए। नीचे जनता मामूली त्रस्त है। अब विकल्प नहीं है, 2 ही दल है तो एक को चुनता है, दूसरे को लाता है। जिस नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने पहले टर्म के बाद 117 विधायक जिताया था, आज घटा के 42 पर ला दिया कि नहीं ला दिया?
तो आप लोगों को लगता है सब जाति पर चल रहा है। अरे भाई, जाति और जाति पर ही सब चलता तो नीतीश कुमार और एनडीए का गठबंधन तो 2010 में था, जिसमें उनको 206 सीट मिला था। इस बार भी तो गठबंधन बना, 125 को नहीं मिल रहा। सारा प्रयास करने के बाद मोदी जी भी हैं, हिंदुत्व भी है, नीतीश भी है, गठबंधन भी है, जाति भी है, सब होने के बावजूद 125 सीट पे निपट गए। यही वो गठबंधन है जिसको 206 सीट मिला था। आपने काम किया था तो 206 सीट मिला था। तो सिर्फ जाति से बात नहीं बन सकती है। अब जनता को विकल्प मिलने दीजिए, और विकल्प के बाद भी जनता वोट नहीं करेगी तब ना आप सवाल कीजिएगा कि भैया जनता के पास विकल्प था। ये मुखिया के चुनाव में आप नहीं देख रहे हैं, लोग खड़ा हुए, लोग जीत गया। जितना बड़ा बड़ा धुरंधर मुखिया लोग थे सब लोग हार गए, सारा वार्ड सदस्य लोग हार गए। तो समाज की सोच को आप इतना कम करके मत आंकिए कि सब आदमी बेवकूफ है, किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसी बात नहीं है। समाज को समझ है, उसको रास्ता मिलना चाहिए, रास्ता दिखेगा तो उस पर वो चलेगा। राम मंदिर का क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले? देखिए, जब भी इस तरह की कोई चीज का कल्मिनेशन होता है, जो 20 साल 25 साल से कोई आंदोलन, कोई प्रयास हो रहा है, उसका एक तरह से कल्मिनेशन हो रहा है, तो आपको ये हल्ला हंगामा होगा ही, दिखेगा ही, दिख रहा है, चर्चा सुनाई दे रही है। जिन पार्टियों ने, नेताओं ने, संगठनों ने इस प्रयास में अपना कंधा लगाया है, स्वाभाविक तौर पे उससे फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मूलतः मेरी अपनी समझ है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव चुनाव के प्रेफरेंस पर नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा, ये भाजपा के वोटर को गैल्वेनाइज कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं देखता हूं कि जो भाजपा के विरोध में है वो राम मंदिर का उद्घाटन हो गया इसलिए छोड़कर भाजपा को वोट दे देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि राजनीति में कोई एक मुद्दा एक ही बार आप उसको भुजा सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। वो एक बार जब आडवाणी जी सोमनाथ से चले थे, तब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सिर्फ राम मंदिर के नाम पर भाजपा से जुड़कर वोटर बन गया, वोट दिया। आज जो भाजपा से जुड़ा हुआ आदमी है वो इसका सेलिब्रेट कर रहा है, वो ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहा है, खुश है, वोट देने जाएगा, वो सब ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि समाज का जो न्यूट्रल वोटर है वो इस बात से चला जाएगा वोट देने भाजपा को, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन मानसिकता तो प्रभावित हुई है। जिनको आपने सहयोग किया, ममता बनर्जी, और वो भी काली पूजा कर रहे हैं। नहीं, वो दूसरी बात है। वो देश की राजनीति में इस तरह की धाराएं जो हैं, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। जो सत्ता में होता है उसकी विचारधारा, उसकी सोच, उसका प्रभाव मीडिया पर, समाज पर, चैटर पर रहता ही है। जब कांग्रेस का शासन था तो आपको वो सांप्रदायिक, गैर सांप्रदायिक शब्द रोज सुनाई देते थे। आज जब भाजपा का शासन है तो आपको हिंदू, हिंदुवाद, हिंदुइज्म, हिंदुत्व, ये सब शब्द सुनाई देते हैं। लेकिन राष्ट्र की जर्नी में ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हर 10 साल, अब कल कोई कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र में आ जाए तो आपको दूसरी बात सुनाई देने लगेगी। किसी ने व्हाट्सएप पे बहुत बढ़िया चलाया है, इंडिया टुडे के कवर फोटो को पिछले 20 बरस में दिखाया है कि इंडिया टुडे ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर क्या अपना हेडलाइन बनाया था और आज वो क्या कर रहे हैं। तो जो सत्ता में होता है धारा वैसे ही बहने लगती है, और ज्यादातर लोग, संगठन, समाज धारा के साथ चलने वाले लोग हैं। लेकिन जब वो धारा पलटेगा तो उतनी तेजी से फिर वो लोग पलट भी जाएंगे। इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ इसी पर अब जीवन में चलेगा, ऐसी बात नहीं। एक सवाल और है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से अलग है लेकिन उसी का अंग है। भारत में बहुदलीय प्रथा है और अमेरिका में नहीं है, तो इसको आप बहुदलीय प्रथा को कितना सफल या कितना असफल मानते हैं? नहीं, अमेरिका में नहीं है, उसको सीधे आप कंपेयर मत कीजिए। अमेरिका में एक दूसरी व्यवस्था है। वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहां पर जो हाउस है वो प्रेसिडेंशियल पावर को कंट्रोल करने के लिए है। वहां का जो सांसद है, वहां का जो सीनेटर है, सांसद का इक्विवेलेंट, उस पर विप नहीं लगता है। वो अपने हिसाब से किसी भी मुद्दे पर वोट कर सकता है। वो व्यवस्था अलग है। बहुदलीय और द्विदलीय की जहां तक बात है,
वो बिहार मतलब भारत की तुलना आपको बहुदलीय व्यवस्था वहां से करनी चाहिए जहां संसदीय राजनीति है। जैसे इंग्लैंड से आप करेंगे तो इंग्लैंड में भी बहुदलीय है, यहाँ पर भी बहुदलीय है। अब इसकी अगर आप तुलना किसी ऐसे देश से करोगे जहां एक दलीय है, वो एक अलग कहानी है। चाइना है, रशिया है, जहां पर कि एक मोटे तौर पर पेपर पे चाहे कुछ भी हो एक ही दल का शासन है। तो बहुदलीय व्यवस्था जो है ये बनी रहनी चाहिए। अपने आप धीरे धीरे आप देख रहे हैं पिछले 30 वर्ष में चाहे दल कितने भी हैं, फॉर्मेशन दो ही होते हैं, एक पक्ष है एक विपक्ष है। ऐसा नहीं है कि 25-3 दल का चुनाव नहीं होता है। लोगों को मालूम है कि भैया एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है। अब उन गठबंधनों को, इतना बड़ा देश है, उसको स्थिर रखने के लिए जरूरी है कि किसी एक दल का वर्चस्व, बड़ा दल कोई दिखेगा, एक साइड कांग्रेस दिखती है, एक साइड भाजपा दिखती है। मजबूत सरकार नहीं बना पाती है ना, सबको पचड़ा चाहिए। नहीं ऐसे ये आप देखिए, ये आप लोग का भ्रम है, फिर ये अलग मतलब डिबेट का विषय है। ये लोगों का भ्रम है कि मजबूत सरकार आपके लिए बेहतर है। आंकड़ों को अगर आप पिछले 75 साल का देखेंगे देश का, तो जो बहुदलीय सरकार या गठबंधन की सरकार रही है, उन्होंने आर्थिक सामाजिक विकास के नजरिए से ज्यादा बेहतर परिणाम दिए हैं एक दलीय व्यवस्था के मुकाबले। और ये सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मोदी जी, इन सरकारों के परफॉर्मेंस को अगर एक जगह रख दीजिए और जितनी गठबंधन की सरकारें रही हैं उनका परफॉर्मेंस एक जगह रख दीजिए, तो आर्थिक सामाजिक विकास दर और तरक्की जब गठबंधन की सरकारें रही हैं, चाहे वो वाजपेयी हो, नरसिम्हा राव जी हो, देवेगौड़ा हो, आपको दिखता है कि बड़ा अरे इसमें खींचतान हो रहा है, मारामारी हो रही है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन आंकड़े जो हैं उनके पक्ष में है। एक सिंपल आपको बात बताते हैं, जीडीपी का जो दर है, जिसको कि हम लोग बड़ा सैक्रोसेंट मानते हैं, इसी के नाम पर आसान समझने वाला आंकड़ा है। गठबंधन की सरकारों के दौरान जो औसत जीडीपी दर रहा है विकास का देश का, एक दलीय सरकार के दौरान उससे जीडीपी का दर आधा रहा है। अगर 5% रहा गठबंधन की सरकार में, तो एक दलीय सरकार में 2.5 है। तो कई बार जो आपको परसेप्शन है और जो फैक्ट है उसमें काफी फर्क होता है। उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। जब आप एक दल की सरकार होती है तो निर्णय तेजी से होते हैं, लेकिन वो निर्णय सही है ये कोई जरूरी नहीं है। सही निर्णय होना एक बात है और तेजी से निर्णय होना अलग बात है। ये बात ठीक है कि एक दल की सरकार रहेगी, एक नेता रहेगा, एक ही आदमी निर्णय लेगा तो तेजी से निर्णय होगा, लेकिन वो निर्णय सही है ये जरूरी नहीं है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्यों में, तो गवर्नर के 3 ही एडवाइजर, 2-3 एडवाइजर होते हैं जो पूरा राज्य को चलाते हैं। तो कई लोगों को लगता है बड़ा तेजी से काम हो रहा है, लेकिन अनुभव ये बताता है कि नहीं, लोकतंत्र उससे बेहतर व्यवस्था है। गवर्नर और उसके एडवाइजर बेहतर डिलीवरी नहीं दे सकते हैं। जो चीज व्यवस्थित दिखती है वो अच्छी है ये जरूरी नहीं है, कई बार केओस ही अच्छा है। तो लोकतंत्र में चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन करना वो समाज के, देश के हक में नहीं।